हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं उड़ीसा एएसओ के लिए प्रिपरेशन तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर हैं, क्योंकि हम यहाँ पर उड़ीसा एएसओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो इनमें से कौन जो हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के फाउंडर हैं? तो देखिए, ये हैं महात्मा गांधी, ठीक है, और जो हैं अनुसुईया साराभाई। ये थे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट। और इसका जो पहले इसका नाम क्या था? मजदूर महाजन संघ, ठीक है। और देखिए, ऑप्शन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो जेबी कृपलानी, ये कौन है? ये हैं आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। कब थे ये 1947 में थे, जब भारत को आज़ादी मिली थी। और जेबी कृपलानी कौन है? ये भी जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो था, जो फंडामेंटल राइट सब कमेटी, इसके ये चेयरमैन थे, ठीक है। और देखिए एन एम जोशी जो हैं, इन्होंने 1920 में लाला लाजपत राय के साथ मिलकर जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किया था 1920 में। और देखिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये जो हैं, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनको बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो इंडिया को इन्होंने यूनाइट किया था, इसलिए इनके जो बर्थडे है 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं क्या? यूनाइट डे, ठीक है, यूनिटी डे हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, जो कि फाउंडर हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का। फिर देखिए, 82.5 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड, ई मतलब है ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज जोग्राफिकल सिग्निफिकेंट टू इंडिया बिकॉज। देखिए, जो 82.5 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो देखिए मान लीजिए ये है हमारा अर्थ, तो ऐसे जो लाइन होते हैं इस तरह से, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और ऐसे जो होते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं इनको कहते हैं लैटिट्यूड, और जो वर्टिकल होते हैं इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये आपको याद रखना है। इसने कहा है कि जो 80 डिग्री 82, ठीक है, 82.5 डिग्री जो है ईस्ट, इसको ये इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इससे जो हम निकालते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इट डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे कि जो ये जो लाइन है ये कौन से स्टेट होकर गुजरती है, तो ये हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इन्हीं 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। और किस शहर के ऊपर गुजरती है? तो ये गुजरती है यूपी से। यूपी में इलाहाबाद के पास, ठीक है, इलाहाबाद के पास एक शहर है नैनी, तो इसी के ऊपर से ये गुजरती है, ठीक है। और ये है सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस ट्रेड इन द कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड। तो देखिए, जो इंश्योरेंस ट्रेड है इसको रेगुलेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया है? तो गवर्नमेंट ने बनाया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, IRDA, ठीक है। IRDA का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1999 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में है इसका हेडक्वार्टर। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? अभी इसके चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र खुंटिया, ठीक है, सुभाष चंद्र खुंटिया इसके जो चेयरमैन हैं। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए, यहाँ पर है सेबी, तो सेबी के बारे में बात कर लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। और इसको जो स्टैट्यूटरी पावर दिया गया था 92 में, ठीक है, 92 में इसको पावर दिया गया था। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके अभी जो हमारे चेयरमैन हैं जो सेबी के, ये हैं अजय त्यागी, ठीक है, अजय त्यागी अभी इसके चेयरमैन हैं। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए, यहाँ पर है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। ये आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल, अगर डेट भी पूछ लेता है 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। और अभी जो RBI के गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। और देखिए, यहाँ पर जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है इसका स्थापना हुआ था 1972 में।
और देखिए एक है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। और अभी जो इसके चेयरमैन हैं ये हैं MR कुमार। ठीक है, MR कुमार, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये LIC के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर देखिए फॉर व्हाट इज़ द मानस सेंचुरी इज असम नोन। तो देखिए जो असम में है मानस सेंचुरी, ये किस लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, जो असम में है मानस सेंचुरी। तो देखिए असम में और भी कई सारे जो हमारे जो नेशनल पार्क हैं, जैसे कि हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, और है ओरांग नेशनल पार्क, दिब्रू साइकोभा नेशनल पार्क, और नामेरी नेशनल पार्क, राइनोमा नेशनल पार्क, देहिंग पटकोई नेशनल पार्क। तो ये सब जो हमारे जो असम में ये सब नेशनल पार्क हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए। और देखिए जो मानस सेंचुरी है ये एलिफेंट के लिए है, और इसको जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है। और ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व, जो भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, कौन सा, मानस सेंचुरी। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है जो असम की। तो असम के जो कैपिटल है, असम का कैपिटल क्या है, असम का कैपिटल है दिसपुर। और यहाँ के जो CM कौन है, CM है जो हमारे हिमंत बिश्व शर्मा। हिमंत बिश्व शर्मा इसके CM है। और गवर्नर कौन है, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। ठीक है, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। और असम के चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धुलिया। ठीक है, सुधांशु धुलिया, तो ये आपको याद रखना है। देन देखिए हिस्ट्रियंस आर ऑफ द व्यू दैट द ब्रिटिश साइंड द ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 विथ ए साइफर। हु वाज द साइफर। तो देखिए साइफर कौन थे जिनके साथ जो ब्रिटिश ने एक ट्रीटी साइन किया था, ट्रीटी ऑफ बेसिन। कब साइन हुआ था ये, 1802 में। तो ये थे बाजीराव टू। ठीक है, बाजीराव टू ने साइन किया था जो ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था जब जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ था। ठीक है, बाजीराव टू एक मराठा थे, तो इन्हीं के साथ हुआ था ट्रीटी ऑफ बेसिन। फिर देखिए इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन। तो देखिए इंडिया में कितने स्टेट हैं जिनके पास कोस्ट लाइन है, मतलब जो जिनके बाउंड्री में जो हमारे कोस्ट लाइन है। तो देखिए ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा 9। तो 9 स्टेट ऐसे हैं जिनका कोस्ट लाइन है। तो वो कौन से हैं, तो ईस्ट से देखें तो एक है वेस्ट बंगाल, फिर है उड़ीसा के बाद है आंध्र प्रदेश, फिर है तमिलनाडु, फिर है केरल के बाद है कर्नाटक, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र, फिर है जो गुजरात। ठीक है, और गुजरात के पास जो है ये सबसे ज़्यादा लंबा कोस्ट लाइन है किसका, गुजरात का, और सबसे छोटा है गोवा का। ठीक है, सबसे लंबा है गुजरात और सबसे छोटा है गोवा का, ये आपको याद रखना है। तो टोटल 9 स्टेट ऐसे हैं जो कि जिनके पास कोस्ट लाइन है। फिर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फॉर्म ए डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द गंगेज प्लेन एंड द डेक्कन प्लेटू। तो देखिए जो ऐसे अगर ये है भारत का जो मैप, तो ऐसा है भारत का मैप, तो इसको कहते हैं जो हम नॉर्थ प्लेन या गंगेज प्लेन, और ये है जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, ये वाला हिस्सा जो है ये है डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू और जो हमारा गंगेज प्लेन को एक कौन डिवाइड करता है, तो इसको डिवाइड करता है विंध्या। ठीक है, विंध्या रेंज जो है ये डिवाइड करता है जो गंगेज प्लेन और डेक्कन प्लेटू को। और देखिए जो विंध्या और सतपुरा का जो एक रिफ्ट वैली होता है, रिफ्ट वैली, तो इसमें कौन सा नदी प्रवाहित होता है, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी प्रवाहित होता है कहाँ पर, विंध्या और सतपुरा के जो रिफ्ट वैली बनता है वहाँ पर प्रवाहित होता है। और देखिए विंध्या और सतपुरा को बोलते हैं जो ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन। और आरावली जो है ये है फोल्ड माउंटेन। और आरावली को कहते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन। और भारत में यंग फोल्ड माउंटेन कौन सा है, यंग फोल्ड ये है जो हमारा हिमालय। ठीक है, हिमालय को कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन, और आरावली जो है ये है जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन। और देखिए आरावली का जो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु शिखर है इसका जो सबसे ऊंचा शिखर। और विंध्या का कौन सा है, विंध्या का है गुडविल। ठीक है, गुडविल पीक, और सद्भावना पीक भी इसको कहते हैं। और सतपुरा का है धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ है इसका ऊंचा पीक। और अजंता हिल ये कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर देखिए
इंटीग्रेटेड कसंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड सेंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट which are being supported by एशियन डेवलपमेंट बैंक आर लोकेटेड इन which of the following states। तो देखिए ये जो कसंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और सेंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये हैं सतलेज नदी के ऊपर, ठीक है, सतलेज नदी के ऊपर है और ये कहाँ पर है, ये है हिमाचल प्रदेश में। और ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये टोटल 243 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। तो ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है ये है शिमला और इसके जो सीएम कौन है, ये है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर इसके सीएम हैं और गवर्नर कौन है, गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर इसके जो गवर्नर हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो इसको सपोर्ट कर रहा है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक या एडीबी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपाइंस में, इसका हेडक्वार्टर है। और इसको जो इसका स्थापना हुआ था कब, 1966 में इसका स्थापना हुआ था। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है मासासुगु आसाकाबा, ठीक है, मासासुगु आसाकाबा अभी इसके प्रेसिडेंट हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए भैया, व्हिच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिल्ली वाज डेजिग्नेटेड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो दिल्ली को जो बनाया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट में इसको बनाया गया था। तो देखिए इसको बनाया गया था 69th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब हुआ था, ये 69th ये हुआ था 1992 में, ठीक है, 1992 में हुआ था। तो 69th अमेंडमेंट एक्ट में बनाया गया था दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और देखिए यहाँ पर 63rd है, 63rd ये कब हुआ था, ये हुआ था 1989 में, ठीक है, 1989 में हुआ था। यहाँ पर किसकी बात करी गई है, यहाँ पर बात करी गई है जो इमरजेंसी इन पंजाब, ठीक है, इमरजेंसी इन पंजाब के बारे में 63rd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। और 74th जो हुआ था ये 1993 में हुआ था। और इसमें 12वीं शेड्यूल जो है ये ऐड किया गया था, जिसमें जो म्यूनिसिपैलिटी के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। और देखिए और यहाँ पर एक जो है 76th हुआ था 1994 में हुआ था। और इसमें जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो इसमें रिजर्वेशन के बारे में बात करी गई थी 76th अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि 1994 में हुआ था। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को कब बनाया गया है, 69th अमेंडमेंट एक्ट में। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंट रेपो रेट इन द सेकेंड बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू ऑफ आरबीआई फॉर फाइनेंशियल ईयर 19। तो देखिए इसने पूछा है जो रेपो रेट के बारे में पूछा है। तो रेपो रेट थोड़ा समझ लेते हैं, रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट वो रेट है जो कि कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स देते हैं किसको, आरबीआई को, ठीक है। तो आरबीआई को जो देते हैं कमर्शियल बैंक, इसको कहते हैं रेपो रेट। और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट ये क्या है, ये जो है ये आरबीआई देता है किसको, जो कमर्शियल बैंकों को देता है आरबीआई, तो इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और देखिए जो रेपो रेट होता है यह हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है, ठीक है। और देखिए इसने फाइनेंशियल ईयर 19 का पूछा है, तो हमें 19 का जानना कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए कब का, 2022 का। तो ये अभी क्या है, ये है 4.00, ठीक है, 4.00 अभी है जो रेपो रेट। और जो रिवर्स रेपो रेट है ये इससे कम है, तो ये कितना है 3.35%, ठीक है, 3.35%। देन देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स हैज़ नॉट बीन इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने किस एक्ट को लागू नहीं किया है। तो देखिए पहले है AFSPA, तो ये क्या है, ये है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये आया था कब, ये आया था 1958 में और इसको जो पार्लियामेंट ने लागू किया था। फिर देखिए पोटा एक्ट, पोटा एक्ट क्या है, ये है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये आया था 2022 में और इसको भी पार्लियामेंट ने लागू किया था। फिर देखिए एम कोका क्या है, ये है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये एक्ट को लागू किया था किसने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो इसको पार्लियामेंट ने लागू नहीं किया था, इसको किसने लागू किया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फेमा एक्ट आया था 1999 में आया था और इसका जो क्या, ये इसका नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसको भी लागू किया था किसने, पार्लियामेंट ने। तो एम कोका हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट नहीं किया गया था। फिर देखिए हु अमंग द फॉलोइंग हैज़
रिटेन द बुक टाइटल्ड द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसको किसने लिखा है? द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके जो राइटर हैं पीसी अलेक्जेंडर, ठीक है, पीसी अलेक्जेंडर। देन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फास्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा के फास्ट स्पीकर कौन है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। तो गणेश वासुदेव हैं जो फास्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर पूछे फास्ट फीमेल स्पीकर कौन है, फास्ट फीमेल स्पीकर, तो ये हैं मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमार। और अभी कौन है? अभी हैं ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला अभी लोकसभा के स्पीकर हैं। तो देखिए, जब जो हमारी जो मनी बिल होता है, ये जब लोकसभा से ट्रांसफ़र होता है राज्यसभा को, तो जो स्पीकर होते हैं ये सर्टिफाई करते हैं, ये सर्टिफाई करते हैं किसको? मनी बिल को, ठीक है। कब करते हैं? जब ये ट्रांसफ़र होता है मनी बिल, लोकसभा से राज्यसभा को ट्रांसफ़र होता है, तब लोकसभा के स्पीकर मनी बिल को सर्टिफाई करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो एन संजीवा रेड्डी है, ये कौन है? ये हैं सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो हैं ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी यही है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी इनको कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर जो एम.ए. अयंगर है, ये कौन है? ये हैं फास्ट डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, फास्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन है? एम.ए. अयंगर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। फिर देखिए, द 90 ईस्ट रिज इज ए सबमेराइन वोल्केनिक रिज लोकेटेड इन। तो देखिए जो 90 ईस्ट रिज है ये कहाँ पर है? ये इंडियन ओशन में है, इंडियन ओशन में है क्या? जो 90 ईस्ट रिज। और देखिए जो पैसिफिक ओशन है ये है लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन, ठीक है, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन क्या है? जो पैसिफिक ओशन। और अटलांटिक ओशन को कहते हैं जो बिजिएस्ट ओशन, ठीक है, बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए यह है बिजिएस्ट ओशन, अटलांटिक ओशन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो 90 ईस्ट रीज कहाँ पर है? इंडियन ओशन में। फिर देखिए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द लॉन्गेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इसके लिए थोड़ा हमें बेसिक को समझना पड़ेगा। तो देखिए ये है हमारा अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ। और अर्थ का यहाँ पर है इक्वेटर, ठीक है, जो कि 0 डिग्री है। और यहाँ पर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो नीचे है, ये है जो नीचे वाला है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर, और ऊपर वाला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए जब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जब सन होता है, ठीक है, तब सदर्न है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट डे कब होता है? जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सन पूरा एकदम ऊपर होता है किसके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है सन, तब होता है जो सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है जून 21, जून 21 को होता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे। और सदर्न हेमिस्फीयर में कब होता है? ये होता है दिसंबर 22 में। और देखिए ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में लॉन्गेस्ट डे कब होगा? दिसंबर 22। तो सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 22। और जो जून 21 है, जून 21 होता है जो लॉन्गेस्ट डे कहाँ पर? जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। फिर देखिए, द हिंदू एंड जैन मैथोलॉजी रेफर टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो हिंदू एंड जैन मैथोलॉजी में सेंटर ऑफ यूनिवर्स किसको कहा गया है? तो यह है माउंट मेरू, ठीक है, माउंट मेरू को कहा गया है जो सेंटर ऑफ यूनिवर्स। और देखिए माउंट मेरू को सुमेरु भी कहा जाता है, सुमेरु, ठीक है। देन देखिए, ब्रिंग आउट द सी व्हिच हैज़ नो कोस्ट लाइन। तो वो कौन सा सी है जहाँ जिसका कोई कोस्ट लाइन नहीं है? तो यह है सारगासो सी। सारगासो सी जो है इसका कोस्ट लाइन नहीं है, क्योंकि इसके साथ कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, लैंड बाउंड्री इसका नहीं है, तो इसलिए इसका कोस्ट लाइन नहीं है। फिर देखिए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक कौन सा है? यह है लेक विक्टोरिया, ठीक है, लेक विक्टोरिया है लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक। और लार्जेस्ट लेक के बारे में पूछे तो ये कौन सा है? बैकल लेक, ठीक है, बैकल लेक जो है ये लार्जेस्ट लेक है। और डीपेस्ट लेक, और जो डीपेस्ट ये वाला जो लेक है ये डीपेस्ट लेक है, ठीक है, डीपेस्ट। और लार्जेस्ट लेक कौन सा है? बैकल लेक। और ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लेक विक्टोरिया, जो कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है। देन देखिए, ऑन व्हिच अमंग द फॉलोइंग डेट्स वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं?
तो विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं जनवरी 10 को, ठीक है, जनवरी 10 को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। और जो है एक है नेशनल हिंदी दिवस, ठीक है, नेशनल हिंदी दिवस हम मनाते हैं सितंबर 14 को, ठीक है, 14 सितंबर को मनाते हैं नेशनल हिंदी दिवस। और एक है जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 21 फरवरी को, 21 फरवरी को मनाते हैं जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जैसे कि हो गया वर्ल्ड ओजोन डे, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे ये मनाते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। और जो वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं कब, वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है, ये दिसंबर 1 को मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे। और देखिए यहाँ पर जो जनवरी 15 है तो इस दिन मनाते हैं इंडियन आर्मी डे, ठीक है, इंडियन आर्मी डे मनाते हैं जनवरी 15 को। देन देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉयज वाज एसोसिएटेड विथ इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो जो इल्बर्ट बिल आया था इसके साथ कौन से वाइसरॉय एसोसिएट हैं। तो देखिए जो इल्बर्ट बिल आया था ये आया था कब, ये आया था 1883 को आया था, ठीक है। और इसके साथ जो एसोसिएट हैं जो वाइसरॉय ये कौन है, लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1883 में इल्बर्ट बिल। और देखिए और एक जो बिल आया था जो कि एक्ट आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो यह आया था कब, यह आया था 1878 में आया था और इसको लागू किया था लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड लिटन ने लागू किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। और देखिए लॉर्ड कर्जन है यहाँ पर, तो इन्हीं के टाइम 1905 में हुआ था जो बंगाल पार्टीशन, ठीक है, बंगाल पार्टीशन कब हुआ था, जो 1905 में ये हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और देखिए लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था, इन्हीं के टाइम पे जो कैपिटल ट्रांसफ़र हुआ था जो कोलकाता से दिल्ली को, ठीक है, कोलकाता से दिल्ली को जो हमारा कैपिटल ट्रांसफ़र हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम। तो जो इल्बर्ट बिल से एसोसिएट कौन है, लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन हो जाएगा इसका राइट आंसर। देन देखिए अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स और मूवमेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजी। तो देखिए यहाँ पर जो रोलेट एक्ट है, रोलेट एक्ट सत्याग्रह ये हुआ था कब, ये हुआ था 6 अप्रैल 1919 में, ठीक है, 1919 में हुआ था 6 अप्रैल को रोलेट एक्ट। फिर देखिए जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये भी हुआ था 6 अप्रैल 1930 को हुआ था जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और देखिए जो बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन ये हुआ था 1927 में। और क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 8 अगस्त 1942 में, ठीक है। तो इससे देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले आता है कौन सा, जो 1919 में हुआ था फर्स्ट रोलेट एक्ट, तो फर्स्ट है रोलेट एक्ट। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन, ठीक है, तो बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन ये थर्ड पे है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन देखिए द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हिच वाज प्रेसिडेड बाय महात्मा गांधी वाज हेल्ड एट। तो देखिए महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो ये बने थे जो बेलगांव सेशन के, जो बेलगांव में जो सेशन हुआ था वहाँ पर ये जो महात्मा गांधी बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1924 को हुआ था, ठीक है, 1924 को जो हुआ था बेलगांव में, तो वहाँ पर महात्मा गांधी बने थे पहली बार और आखिरी बार इंडियन नेशनल जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए एट व्हिच एमंग द फॉलोइंग प्लेसेस नेशनल फ्लैग वाज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए जो नेशनल फ्लैग है इसको फर्स्ट टाइम कब होस्ट किया गया था, तो इसको किया गया था अगस्त 7 1906 में, ठीक है, 1906 में अगस्त 7 को इसको पहली बार होस्ट किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था, इसको किया गया था कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में किया गया था। और ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसको डिज़ाइन किसने किया था, इसको डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैया, ठीक है, पिंगाली वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया गया था, जो डिज़ाइन करे थे। और जो अगस्त 7 1906 कोलकाता में इसको पहली बार किया गया था होस्ट। देन देखिए ब्रिंग आउट द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से चूज करना है। तो देखिए कावेरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, कावेरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ तमिलनाडु, ये करेक्ट है। फिर देखिए
इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिलीज आफ्टर चाइना। तो ये गलत हो गया, क्योंकि इंडिया जो है ये फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जो चिल्ली, ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो चिल्ली का उत्पादन होता है। फिर देखिए इसने कहा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो एस्टेब्लिश्ड ए सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट ये हुआ था कहाँ पर, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिश्ड हुआ था जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। फिर देखिए इसने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड एज पर आर्टिकल। तो ये 76 होगा, 1976 नहीं, खाली 76 होगा, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत हो गया। फिर देखिए उद्यमी हेल्पलाइन इज़ फॉर। तो देखिए इसने पूछा है कि उद्यमी हेल्पलाइन, तो उद्यमी हेल्पलाइन जो है ये MSME के लिए था। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए जो उद्यमी हेल्पलाइन ये खुला था। और ये जो उद्यमी हेल्पलाइन नंबर है ये क्या है, ये 1800-180-6763, ठीक है, ये है उद्यमी हेल्पलाइन नंबर। और ये लॉन्च हुआ था कब, ये लॉन्च हुआ था 2010 में ये लॉन्च हुआ था। और किसके लिए था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और देखिए हमारे जो MSME के मिनिस्टर कौन है, MSME के जो अभी मिनिस्टर हैं ये है नारायण राणे, ठीक है, नारायण राणे अभी MSME के मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।